बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी कि साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना होता है जब आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा, जिनकी संख्या लगभग 100 से अधिक है और बहुत ही तीव्र गति से मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। 2024 और 25 की परीक्षाओं में 100% यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा। ये सभी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो पेपर होता है PSY 104 का, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। ठीक है, तो आप सभी लोग PSY 104 वाले आप इसको देख लीजिएगा। बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स आपके पाठ्यक्रम में है। बाकी विश्वविद्यालयों में यही है, मतलब लगभग सभी विश्वविद्यालय जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं सभी में आपको देखेंगे यही आपको पढ़ना है बीए सेकंड सेमेस्टर में साइकोलॉजी के, यानी कि मनोविज्ञान के। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आइए देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपकी बार। पहला प्रश्न आप देखेंगे, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ओस गुड महोदय ने किया था। किसने किया था? ओस गुड महोदय ने किया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गिलफोर्ड महोदय ने किस विधि को एब्सोल्यूट स्केल कहा? बताएं। एब्सोल्यूट स्केल जो है गिलफोर्ड महोदय ने किस विधि को कहा था? तो क्रम अंतर विधि को उन्होंने, किसने? गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा? एब्सोल्यूट विधि कहा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किस विधि में व्यक्ति के बराबर मतलब व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है? प्रत्यक्ष अवलोकन मतलब कि डायरेक्ट देखना। ठीक है, तो किस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का, यानी जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करा जाता है? तो प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि में। बिल्कुल राइट आंसर इसका पहला ही होगा। प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि में व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्सनालिटी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है परसोना, उसी परसोना से बना है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। किसने कहा? ये बात किसने कही थी? डेसील महोदय ने कही है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व को कहा जाता है क्या? व्यक्तित्व को गत्यात्मक संगठन कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों क्या करता है? तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों तथा विशेषताओं का संगठन है। किसकी परिभाषा है ये किसने दी है परिभाषा? तो ये मन महोदय की। मन एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, बात ध्यान रखें, उन्होंने परिभाषा दी है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। किसने कहा इस कथन को? आल्पोर्ट ने कहा था, या फिर वुडवर्थ ने कहा था, या मन महोदय ने कहा था, या फिर पावलाव महोदय ने कहा? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। इस कथन को आल्पोर्ट महोदय ने कहा था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में किसका नाम है? देखिए, प्रमुख कारक हैं बिल्कुल जैविक या आनुवांशिक कारण और पर्यावरणीय, दोनों कारक जो हैं ये व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों कारण। अगला प्रश्न, अनुवांशिक कारक हैं। अनुवांशिक कारक इनमें से कौन है? तंत्रिका तंत्र अनुवांशिक कारक है, अंतरास्त्रावी ग्रंथियां भी और बुद्धि, ये सब अनुवांशिक कारकों में आते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? व्यक्तित्व में क्या शामिल नहीं है? देखिए, व्यक्तित्व में संवेदना शामिल होती है, अभिवृत्तियां मनुष्य की और मनुष्य की योग्यताएं, ये तीनों शामिल हैं। आकार प्रकार जो है ये व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखें। अच्छा बताइए, योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया व्यक्तित्व की? तो लिकर्ट महोदय ने किया था। ये बात ध्यान रखें। विभेदकारिता विधि का प्रतिपादक कौन है? तो किलपैट्रिक और एडवर्ड्स महोदय हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किसने कहा था कि यदि प्रश्नों की रचना सावधानी से की जाए तो प्रश्नावलियों में पर्याप्त विश्वसनीयता होती है? यह कथन वुडवर्थ महोदय ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से जो है बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत को किसने दिया? तो इसको दिया था कैटल महोदय ने। व्यक्तित्व का उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गथुरी महोदय ने प्रतिपादित किया था। व्यक्तित्व का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्रेसमर महोदय ने। ठीक है, व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो लेविन के द्वारा, कुर्ट लेविन, इन्होंने प्रतिपादित किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि। अच्छा बताएं, स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया था? स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया था हरमन रोसा ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न आ चुका है, फ्रायड के अचेतन मन का स्वरूप है। प्रश्न है फ्रायड के यानी सिगमंड फ्रायड के अचेतन मन का स्वरूप क्या है भैया? तो अचेतन मन में इदम, अहम और नैतिक मन, ये तीनों आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फ्रायड के इदम के सिद्धांत को किस सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इदम के सिद्धांत को सुख सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो व्यक्तित्व विकास की कुल मिलाकर के 5 अवस्थाएं बताई हैं सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति में एक आदर्श आत्म होता है और जिसे प्राप्त करने के लिए वह सदैव तत्पर रहता है? ये कथन रोजर्स महोदय ने कहा था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, मैस्लो महोदय ने कि निम्न कितनी मतलब निम्न स्तर की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? मैस्लो महोदय ने 3 जो है आवश्यकताएं बताई हैं निम्न स्तर की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मैस्लो महोदय ने उच्च स्तरीय की कितनी मतलब उच्च स्तर की कितनी आवश्यकताएं बताई हैं? तो उच्च स्तरीय की कितनी अवस्थाएं बताई हैं मैस्लो ने? तो उन्होंने 2 बताई है कि उच्च स्तरीय। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैस्लो ने सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता किसे माना है? तो मैस्लो ने सबसे उच्च स्तरीय जो आवश्यकता माना है वो आत्मसिद्धि को माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो ने सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता किसे कहा है? तो मैस्लो ने सबसे निम्न स्तरीय जो आवश्यकता माना है, सबसे निम्न स्तरीय इनमें से वो आधारभूत आवश्यकता को माना है। ठीक है, आधारभूत आवश्यकता सबसे निम्न आवश्यकता है। ठीक है, बाकी सुरक्षा, प्रेम, सम्मान, ये सब उच्च स्तरीय आवश्यकताएं हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है क्रेसमर महोदय ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, दुबले पतले तथा लंबे एवं भावुक, संकोची तथा एकांत प्रिय स्वभाव वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को कहा गया है? तो दुबले पतले, लंबे और भावुक, संकोची तथा एकांत प्रिय स्वभाव वाले जो व्यक्तित्व होते हैं उस व्यक्तित्व को हम लोग क्या बोलते हैं? उस व्यक्तित्व को साइज़ाइड व्यक्तित्व बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार हैं। स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व के कौन से प्रकार हैं भैया? बीसेरोटोनिक, सेरीबोटोनिक या जो है सोमेरोटोनिक। तो बी ऑप्शन होगा सोमेरोटोनिक। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो व्यक्तित्व के स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण सेल्डन महोदय ने किया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। चलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा बताएं, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण विकसित किसने किया? तो मरे महोदय ने किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, भाषा युक्त बुद्धि परीक्षणों को क्या कहा जाता है? भाषा युक्त बुद्धि परीक्षणों को क्या कहते हैं भैया? तो उसको बोलते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शैक्षिक लब्धि यानी अचीवमेंट क्वोशेंट का सूत्र कौन सा है इनमें से? तो जो बी ऑप्शन में दिया, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी कि शैक्षिक आयु आपकी कितनी है, वास्तविक आयु से आप भाग दे दें और गुणे 100 कर दें तो आपकी शैक्षिक लब्धि निकल आएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड महोदय ने
किस अवधारणा का प्रयोग किया था? तो बुद्धि की अवधारणा को समझाने के लिए गिलफोर्ड महोदय ने प्रोजेक्ट, कंटेंट और आर ऑपरेशन, इन सभी विधियों का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है? बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता समग्र समस्याग्रस्त बालकों के सुधार करने में और सर्वोत्तम बालक के चुनाव करने में बुद्धि परीक्षण की बड़ी आवश्यकता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे बिने साइमन। बिने साइमन एक बहुत जबरदस्त मनोवैज्ञानिक हैं। तो बिने साइमन ने बुद्धि परीक्षण के बारे में जो है विचारधाराएं दी हैं। तो बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? तो बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि जो थी वो 3 साल से लेकर के 15 वर्ष के बच्चों के लिए थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, बुद्धि परीक्षक मापन करते हैं, या कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसको कहा था फ्रीमैन महोदय ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सन 1908 ईस्वी में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के किस आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि की परीक्षा की गई, बताएं? तो 3 से लेकर के 14 या 3 से लेकर के 15 या 14 वर्ष या 13 वर्ष के बालकों की। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व अनुसूची की रचना की, बताएं? मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व अनुसूची की रचना किसके द्वारा करी गई है? हाथवे और मैकनेले के द्वारा करी गई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा बताएं, कैटल के द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण का क्या नाम है? तो उसका नाम है कैटिल कल्चर फेयर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या? कैटिल कल्चर फेयर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये कैटिल के द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण का नाम है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बड़ी ज़बरदस्त एक प्रकार से विद्वान रहे हैं ये। ठीक है, कैटल महोदय। ओके, अच्छा ये बताइए, बुद्धि जो होती है, बुद्धि को स्थूल और अमूर्त एवं सामाजिक नामक 3 प्रकारों में किसने बांटा है? तो थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, ये बात ध्यान। आईक्यू लेवल का सूत्र क्या होता है? आईक्यू का मतलब होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये होता है आईक्यू का सूत्र। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आईक्यू लेवल आपको निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। ठीक है, क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या होगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 कर देंगे तो बुद्धि लब्धि निकल आएगा, इंटेलिजेंट क्वोशेंट यानी आईक्यू लेवल जिसको आप कहते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें अगला प्रश्न, बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? थॉर्नडाइक महोदय जो है बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता कौन है? तो रेवन महोदय हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बुद्धि में सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है, यह किसने कहा? तो बुद्धि में सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है, इसको स्पीयरमैन ने कहा था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना इसी बुद्धि के सहारे होता है। नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना जो होता है वो अमूर्त बुद्धि के सहारे होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि जो है ये बुद्धि मूर्त भी है, बुद्धि यांत्रिक भी है, बुद्धि अमूर्त भी है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में मतलब कि अभियोजना करने की जन्मजात योग्यता है, अभिव्यंजना करने की जन्मजात योग्यता है, ये किसने कहा था? ये बर्ट महोदय ने कहा था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है या किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? बुद्धि लब्धि के लिए जो जाता है नाम या सबसे पहले लिया जाता है उसका लिया जाता है स्टर्न महोदय का नाम लिया जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का प्रत्यय किसने दिया? आईक्यू का प्रत्यय दिया था टर्मन महोदय ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, किस पर? तो हावर्ड गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक नर्तक में कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? एक नर्तक में शारीरिक गतिक बुद्धि का एक प्रकार से प्रधानता होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि को तरल मोज़ोक मॉडल किसने दिया?
तरल मोज़ोक मॉडल बुद्धि को किसने दिया था? कैटिल महोदय ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस परीक्षण मतलब डैश परीक्षण का उदाहरण है, किसका बताएं? रेवन का प्रोग्रेसिव जो है मैट्रिसेस परीक्षण जो है ये सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक का परीक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, जब कोई परीक्षण वही मापता है जिसको मापना उसका उद्देश्य है तो वह परीक्षण क्या होता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताइए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? तो अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न है। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक बुद्धि के कौन है भैया? स्पीयरमैन हैं। अच्छा, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन महोदय हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम स्टर्न, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक बुद्धि के स्पीयरमैन, और बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन महोदय। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान है। अच्छा, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, किसने कहा? तो वुड्रो विल्सन ने कहा था बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ओके, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ कब से हुआ? तो कब हुआ है? 1920 ईस्वी से के आसपास से। बुद्धि पहचान तथा अधिगम की शक्ति किसने कहा? बिनेट महोदय ने कहा था, बिनेट महोदय, कि बुद्धि पहचान और अधिगम की शक्ति है। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसको मानते हैं भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास, ये कमेंट करके आप बताओगे। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसको मानते हैं आप? थॉर्नडाइक को, बिल्कुल थॉर्नडाइक को आप मान सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे। बुद्धि किस का क्या मतलब होता है? ज्ञान अर्जन करने की योग्यता, अमूर्त विचारों की योग्यता और कार्य करने की योग्यता, ये बुद्धि का मतलब होता है। ठीक है, बुद्धि जन्मजात भी होती है, उस पर आनुवंशिकता का प्रभाव भी पड़ता है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, जब कोई परीक्षण वही मापता है जिसको मापना उसका उद्देश्य है तो वह परीक्षण कहलाता है वैध परीक्षण या वैध हो जाता है। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, पूर्व कथित वैधता एक तरह का, पूर्व कथित वैधता जो है एक तरह का कसौटी संबंधित वैधता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्वसनीयता गुण होता है, विश्वसनीयता गुण होता है परीक्षक परीक्षण का, परीक्षण प्राप्तांकों का, या परीक्षण परीक्षक का? बताएं। तो विश्वसनीयता गुण जो होता है ये परीक्षण प्राप्तांकों का होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि किसका प्रकार है? परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि जो है ये विश्वसनीयता का प्रकार होता है, विश्वसनीयता और वैधता दोनों का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन बाह्य कसौटियों के आधार पर वैधता का प्रकार है? बाह्य कसौटियों के आधार पर वैधता का प्रकार पूर्व क्रमित वैधता होती है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वसनीयता गुणांक जो होता है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दिया हुआ है तो डी ऑप्शन में ये सभी भी दिया होगा और राइट आंसर हमेशा यही होगा। तो डी ऑप्शन बिना प्रश्न पढ़े ही मैंने लगा दिया, चूंकि ट्रिक है ये, मैंने आपको बताई थी, ये मैंने रिसर्च करके ट्रिक अपनाई है और बहुत मेहनत करी इस ट्रिक को अपनाने के लिए। तो विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक हैं आयु प्रसार, समूह प्रसार और परीक्षण की लंबाई, ये तीनों। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। अगला क्वेश्चन, परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध है, परीक्षण की विश्वसनीयता का क्या संबंध है? तो प्राप्तांकों में अस्थायित्व से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसी विश्वसनीयता ज्ञान करने की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि में शामिल नहीं किया जा सकता? तो अर्धविच्छेद विधि शामिल है। ठीक है, अर्धविच्छेद विधि शामिल है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि भी शामिल है, परीक्षण से ये भी शामिल है। तो विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि में आप अर्धविच्छेद सहसंबंध विधि को नहीं अपनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? और यह किस प्रकार का प्रश्न है? मतलब आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, यह प्रश्न जो है किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये स्मृति संबंधी प्रश्न है। ठीक है, स्मृति संबंधी, याददाश्त से रिलेटेड, क्योंकि आपको याद होगा तभी इसका उत्तर आप बता पाएंगे। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो आगरा का ताजमहल किसने बनाया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल के याद में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रश्नों की विशेषता से संबंधित है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रश्नों की विशेषता से संबंधित है? तो देखें, उद्देश्य निष्ठता और क्रमबद्धता और पारदर्शिता,
ये सब जो हैं प्रश्नों की विशेषता से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा एक व्यापक शब्द है। परीक्षा एक व्यापक शब्द है, यह किसने कहा? तो परीक्षा एक व्यापक शब्द है, ये CB गुड महोदय ने कहा था परीक्षा एक व्यापक शब्द है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, परीक्षा के प्रमुख प्रकार हैं। परीक्षा के प्रमुख प्रकार हैं दिया हुआ है तो एक से दो, एक मतलब कि एक से अधिक चीज़ें होंगी। आंतरिक परीक्षा प्रणाली परीक्षा का प्रकार है और बाह्य परीक्षा प्रणाली भी परीक्षा का ही प्रकार है। सी ऑप्शन ए और बी दोनों परीक्षा के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, मानक सामान्य वितरण में मानक विचलन का मान होता है। ये बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में आ सकता है। बताएं, मानक सामान्य वितरण में मानक विचलन का मान कितना होता है? तो मानक विचलन का मान वहां पर फर्स्ट होता है मानक सामान्य वितरण में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक संबंध के अध्ययन करने वाली विधि को सहसंबंध कहते हैं। कौन, क्या? तो यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक संबंध के अध्ययन करने वाली सांख्यिकीय विधि को सहसंबंध कहते हैं। बिल्कुल, सांख्यिकीय विधि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, सहसंबंध विश्लेषण विभिन्न चरों में संबंध की मात्रा का माप करता है। यह कथन किसने कहा? तो सहसंबंध विश्लेषण जो है विभिन्न चरों में संबंध की मात्रा का माप करता है, यह कथन कहा था या लून चाऊ ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक संबंध अध्ययन करने वाली विधि को सहसंबंध गुणांक कहते हैं। बताएं किसने कहा? मतलब ये जो है क्या है? तो विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक संबंध अध्ययन करने वाली विधि को सहसंबंध गुणांक कहते हैं। बीजगणितीय सहसंबंध गुणांक उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के बढ़ने के साथ साथ तापमान के बढ़ने का संबंध किसका उदाहरण है? तो प्रकाश के बढ़ने के साथ साथ तापमान के बढ़ने का संबंध जो है ये धनात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। ठीक है, धनात्मक सहसंबंध, जब एक प्रकार से एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ने लगी तो धनात्मक सहसंबंध होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन किया जाता है लेकिन उसमें से केवल दो चर मूल्यों के पारस्परिक संबंध की गणना की जाती है जबकि अन्य चरों के प्रभाव को अस्थायी मान लिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको आंशिक सहसंबंध बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, ए और बी में सहसंबंध गुणांक शून्य होने पर दोनों चरमूल्य कैसे होंगे? तो दोनों चरमूल्य में यादृच्छिक रूप से युग्मित होंगे और उसमें मतलब जिससे जिससे उसमें अंतर संबंध की अनुपस्थिति का अभाव होता है, यानी कमी होती है। तो ए और बी के सहसंबंध गुणांक शून्य होने पर दोनों चरमूल यादृच्छिक रूप से युग्मित होते हैं जिसमें जिससे उसमें अंतर संबंध की अनुपस्थिति का अभाव होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, सहसंबंध ग्राफ विधि में दो श्रेणियों के मूल्यों को दर्शाया जाता है। बताएं, तो सहसंबंध ग्राफ विधि में दो श्रेणियों के मूल्यों को दर्शाया जाता है। दोनों श्रेणियों के चर मूल्यों को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक विधि आधारित है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक विधि आधारित है समांतर माध्य और मानक विचलन दोनों पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ए और बी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिएगा इस प्रश्न को। देखिए, सामान्य संभाव्यता वक्र को कहा जाता है। बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, बताइए, सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या होता है? सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मूल्य क्या है? सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मूल्य होता है +1 और सहसंबंध गुणांक का सूत्र होता है सहविचरण। ठीक है, सहविचरण यहाँ पर होगा सहविचरण बटे में होगा आपका अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट प्रसरण यक्स अंडर रूट प्रसरण वाई। ठीक है, प्रसरण वाई, ये ध्यान रखेंगे। तो सहविचलन, ठीक है, सहसंबंध गुणांक का सूत्र सहसंबंध गुणांक बराबर सहविचरण बटे अंडर रूट प्रसरण यक्स अंडर रूट प्रसरण वाई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था तो मैंने आपको सोचा बता दिया जाए। सामान्य संभाव्यता वक्र को कहा जाता है। सामान्य संभाव्यता वक्र को क्या कहते हैं भैया? तो उसको बोलते हैं गौसियन वक्र। क्या बोलते हैं उसको? गौसियन वक्र के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
एक सामान्य वितरण वक्र की विशेषता नहीं है। सामान्य वक्र वितरण की विशेषता कौन नहीं है? देखें, यह घंटाकार होता है, ठीक है, यह एक बहुलकी होता है, ये भी ठीक है, मध्य से दोनों ओर अंकों का वितरण समान होता है, ये भी ठीक है, ठीक है, जबकि जो विषमता गुणांक उच्च होता है ये गलत है, ठीक है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो यही होगा, डी ऑप्शन, विषमता गुणांक उच्च होता है, ये सामान्य वितरण वक्र की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, किसी सामान्य वितरण वक्र की जो है विषमता होगी, किसी सामान्य वितरण वक्र की विषमता होगी तो शून्य होगी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, सामान्य संभाव्यता वक्र में m+10 के अंतर्गत घटनाएं आती हैं, तो m+10 के अंतर्गत घटनाएं आती हैं 68.26%, यानी कि 68.26%। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सामान्य संभाव्यता वक्र में प्रसार होता है, सामान्य संभाव्यता वक्र में प्रसार होता है -30 से +36 तक, ऑप्शन मतलब -36 से +30 तक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, टी परीक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो टी परीक्षण जो है गौसेल महोदय के द्वारा प्रतिपादित है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। टी परीक्षण द्वारा सार्थक अंतर ज्ञात करने का जो मूल है वो क्या है? वो है m1 - m2 बटे SED, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ए में दिया है वही राइट आंसर होगा। टी अनुपात का मान होगा, टी अनुपात का मान कैसा होगा? सदैव धनात्मक होगा, बिल्कुल, टी अनुपात मान का मतलब अनुपात का जो मान होगा सदैव धनात्मक होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता का अंश प्रकट करता है, स्वतंत्रता का अंश प्रकट करता है, बताएं, स्वतंत्रता का अंश प्रकट करता है प्रत्येक इकाई में स्वतंत्रता के अंश को, बिल्कुल, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 0.01 स्तर पर सार्थक मध्यमान अंतर से क्या अभिप्राय है? 0.01 स्तर पर सार्थक मध्यमान अंतर से क्या अभिप्राय है भाई? तो उससे क्या अभिप्राय है? सार्थक अंतर 100 में 99, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये और बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज से संबंधित किसी भी एक प्रकार से यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? बताइएगा अब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। बताएं, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति से संबंधित नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो होती हैं उसको अंग्रेजी में सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति से संबंधित नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में 3 चीजें आती हैं, मध्यमान, माध्यिका और बहुलांक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, मानक विचलन नहीं आता है तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं आता है। बहुलांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बहुलांक ज्ञात करने का सूत्र है 3 मीडियन - 2 मीन, ठीक है। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका और मीन का मतलब होता है माध्य, ठीक है। माध्य के बराबर क्या होता है? सब में ये समांतर माध्य जो होता है इसको निकालने की विधि है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है भैया? समांतर माध्य निकालने के लिए आपको क्या होता है? संख्याओं, जैसे कोई कितनी संख्या दी गई उन सभी संख्याओं को जोड़ दें, यानी संख्याओं का कुल योग ऊपर लिखे रहेगा बटे कुल संख्या, यानी मान लेते हैं आपको समांतर माध्य निकालना है 1 2 3 4 और 5, पूछा जाए कि श्रेणी का समांतर माध्य क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, ठीक है, और बटे कितनी संख्या है? 5 संख्या, तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 4 9, 9 1 10 और 5 15 ऊपर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 या 15। दी गई श्रृंखला का जो समांतर माध्य है वो कौन सा होगा? 3 होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? यानी जो कट में मतलब जो काटेंगे वो आएगा वो 3 हो जाएगा। माध्यिका निकालना है अगर आपको, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? मीडियन, मीडियन का सूत्र होता है, मीडियन का बराबर सूत्र क्या होता है? n+1 बटे 2वां पद, ठीक है, n+1 बटे 2वां पद, ठीक है। तो श्रृंखला दी होती है उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पहले सजा लेते हैं, फिर उसके बाद में ये सूत्र लगा देते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उनमें 1 जोड़ करके 2 से भाग दे दो, जो 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 मतलब कि जो संख्या आए वही वाला पद हो जाए। जैसे मान लेते हैं मैंने लिख दिया 6 8 7 5 1, ठीक है, मैंने ये संख्या लिख दी। अब इसकी माध्यिका आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? पहले इसको एक सीरियल से लिख लेंगे, छोटा 1, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, सॉरी इन सभी को जोड़ना नहीं है आपको, अब क्या क्या करना है सीधे सीधे, अब इसको आपको क्या करना है? n+1 बटे 2वां पद, n कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ये पद है तो n यानी 5 हो गया, तो 5 + 1, 5 + 1 बटे 2, n+1 बटे 2वां पद, तो 5 1 6, 6 बटे 2 यानी 3 हो जाएगा, तो तीसरा पद।
अब इनमें से जो तीसरा पद है वही माध्यिका है इस श्रृंखला की, तो तीसरा पद इनमें से कौन सा, इनमें से आपको निकालना जो आपने बनाया है ये, ठीक है। तो इनमें से तीसरा पद पहला 1 है, दूसरा 2 5 है और तीसरा आपका 6 है। देखिए श्रृंखला का जो माध्यिका है वो 6 होगी, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्या बहुलक जो होता है वो दी गई श्रृंखला का सबसे जो ज़्यादा भाग होता है। बहुलक क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक श्रृंखला दी गई 1 2 3 4 3 2 3, ठीक है, और 5। अब इसमें पूछा गया कि इसमें दी गई श्रृंखला में बहुलक कौन है, तो 3 एक बार है, 2 बार है और 3 बार, 3 जो है 3 बार आया, यानी कि ये आपका बहुलक है, ठीक है। 4 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, यानी कि जो संख्या ज़्यादा बार हो। अगला प्रश्न, विचलनशीलता की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, बताइएगा। विचलनशीलता की सर्वश्रेष्ठ विधि, विचलनशीलता की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है वो कौन सी भैया, वो है मानक विचलन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब प्रतिदर्श होता है तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो मानक विचलन का सूत्र जो है जब प्रतिदर्श होता है तो उस दौरान हम ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में जो दिया है जो है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बटे यन, ठीक है, जहाँ पर यन जो है आपका ये संख्या होती है, सिग्मा आपका जोड़ का प्रतीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, मापें जो प्राप्तांकों के फैलाव को बताती हैं वो क्या कहलाती हैं, मापें जो प्राप्तांकों के फैलाव को बताती हैं वो कहलाती हैं विचलनशीलता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानक विचलन की सदैव गणना करते हैं, मानक विचलन की सदैव गणना करते हैं मध्यमान के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता से संबंधित नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता से संबंधित नहीं है, तो मध्यमान जो है विचलनशीलता से संबंधित नहीं है। चतुर्थांश विचलन, मानक विचलन और मध्यमान विचलन, ये तीनों विचलनशीलता से संबंधित है, जबकि मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति से रिलेटेड होता है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, मानक विचलन के सभी पद हैं, मानक विचलन के सभी पद जो होते हैं, मानक विचलन के सभी पद धनात्मक होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, किसी श्रेणी में सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, तो किसी श्रेणी में जो सबसे बड़ा मूल्य होता है और जो सबसे छोटा मूल्य होता है उसके बीच के अंतर को प्रसार बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा जाता है, सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा जाता है, यह परिभाषा किस सांख्यिकी विद्वान ने दी है, इस परिभाषा को बाउले महोदय ने दिया था, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्टैटिस्टिक्स शब्द का अर्थ लिया जाता है, यानी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से हुई है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि स्टैटिक्स शब्द का अर्थ लिया जाता है, स्टैटिक्स शब्द का अर्थ लिया जाता है एक वचन और बहुवचन दोनों से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसने कहा, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है बाउले ने कहा था, एल एस बाउले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी है, प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी कला भी है और विज्ञान भी है। आप अगर इसकी प्रकृति देखें स्टैटिस्टिक्स की तो इसकी कलात्मक प्रवृत्ति भी है और वैज्ञानिक भी है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकी का प्रयोग जो किया जाता है केवल आर्थिक क्रियाओं में भी किया जाता है और केवल अनार्थिक क्रियाओं में, दोनों में आप कर सकते हैं इसका, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों में, आर्थिक और अनार्थिक दोनों क्रियाओं में। समंक उन्माद रोगियों के रोग बराबर हैं, वे किसी भी पक्ष का समर्थन कर सकते हैं, किसने कहा, समंक उन्माद रोगियों के रोग के बराबर होते हैं, वे किसी भी पक्ष का समर्थन कर सकते हैं समंक, ये किसने कहा, ये ला गॉर्डिया ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों है, कथन किसका है, तो सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों है, ये कथन केंडाल महोदय ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सांख्यिकी के कार्य हैं, सांख्यिकी क्या कार्य हैं, सांख्यिकी का कार्य होता है विभिन्न तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करना, बिल्कुल ये काम होता है। तथ्यों को सरल और संक्षिप्त बनाना, ये भी सांख्यिकी का ही काम होता है। नीतियों के निर्धारण में सहायकता प्रदान करना, ये भी सांख्यिकी का ही कार्य है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी काम सांख्यिकी के हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे सांख्यिकी का अर्थ है, सांख्यिकी के अर्थ की अगर बात करें, देखें विभिन्न तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करना, तथ्यों को सरल और संक्षिप्त बनाना, तथ्यों की तुलना करना, ये सब सांख्यिकी का अर्थ या कार्य होते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 1995 एंड 96 में प्रकाशित समंक, आर्थिक सर्वेक्षण 1995 से 96 में प्रकाशित समंक जो है वो कौन सा है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से अनुसंधान की रीति है, अनुसंधान की रीति, संगणना रीति,
अनुसंधान की रीति है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 1991 में भारत की जनसंख्या उदाहरण है। 1991 में भारत की जनसंख्या का उदाहरण है तो परिमित समग्र और अपरिमित समग्र दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक विधि की क्या विशेषता होती है भैया, बताइए। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं तो वैज्ञानिक विषय की मतलब वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं निश्चयात्मक, सत्यापनशील और वस्तुनिष्ठता, ये सभी विशेषताएं वैज्ञानिक विधि की होती, साइंटिफिक मेथड की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक अनुसंधान की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नांकित में से कौन है। तो प्रायोगिक अनुसंधान की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो चरों में जोड़ तोड़ होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रेक्षण में प्रेक्षक व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन दूर से ही करता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस प्रेक्षक में प्रेरक व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन दूर से ही करता है उसे कहा जाता है असहगामी प्रेक्षण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन के उद्देश्य, विस्तार एवं प्रदत्त संग्रह प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान को विभक्त किया जाता है। तो अध्ययन के उद्देश्य, विस्तार और प्रदत्त संग्रह प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान को सर्वेक्षण अनुसंधान मतलब कि कहा जाता है, विभक्त किया जाता है किसमें, सर्वेक्षण अनुसंधान, क्षेत्र अनुसंधान, तथ्योत्तर प्रतिपादन अनुसंधान। तो प्रदत्त संग्रह के आधार पर अनुसंधान को विभक्त करते हैं सर्वेक्षण अनुसंधान में, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रेक्षण के प्रकार हैं। प्रेक्षण के प्रकार की अगर बात करें तो असहगामी प्रेक्षण, सहभागी प्रेक्षण, असहभागी प्रेक्षण और अर्ध सहभागी प्रेक्षण, ये सब प्रेक्षण के प्रकार हैं। डी ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न, चर का शाब्दिक अर्थ क्या है। चर का शाब्दिक अर्थ होता है वैज्ञानिक होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो चर की श्रेणी में किसको नहीं रखेंगे भैया, इनमें से देखिए, बुद्धि को रखेंगे, चिंता को भी रखेंगे और रोशनी के स्तर को भी रखेंगे। अत इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण को आप नहीं रखेंगे इसमें। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के चरों में अनुसंधानकर्ता प्रहसन करता है। बताइएगा फटाफट से, किस प्रकार के चरों में अनुसंधानकर्ता प्रहसन करता है। तो स्वतंत्र चर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती चर किसको प्रभावित करते हैं। मध्यवर्ती चर जो होते हैं आश्रित चर को प्रभावित करते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि चरों में नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि चरों में नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होती है भैया। तो यादृच्छीकरण विधि जो होती है ये प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, परिकल्पना। परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर है। यह कथन किस विद्वान का है। परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर है, यह कथन किसका है। यह कथन टाउनसेंड का है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, परिकल्पना के कार्य हैं। परिकल्पना के कार्य की अगर बात की तो मार्गदर्शन, पुनरावृत्ति संभव और निष्कर्ष में सहायक, ये सब काम जो है परिकल्पना के हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए करिकुलर यूट्यूब चैनल, को करिकुलर मास्टर, ये दोनों चैनल आपके अपने चैनल हैं, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को, ठीक है। आपकी परीक्षा के लिए विधिवत तैयारी वहाँ पर करवाई जाती है, तो और उस पर को करिकुलर परीक्षाओं से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम से। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मापन के कितने स्तर होते हैं। शैक्षिक मापन के कितने स्तर होते हैं भैया। शैक्षिक मापन के 4 स्तर होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माप मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षणिक योग्यता को प्रतिशत में अंकों में प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है शैक्षिक मापन या शैक्षणिक मापन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मापन के स्तर किसने बतलाया है। मापन के स्तर किसने बतलाए हैं। तो जो है स्टीफेंस ने बताया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, एस स्टीवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक मापन शब्द किसने प्रयोग किया। मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किसने किया। कैटल महोदय ने किया था। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना क्या कहलाता है। किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना मापन कहलाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मापन किन्हीं
निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो यह कथन स्टीवेंस का है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मापन का उच्चतम स्तर कौन सा है? मापन का उच्चतम स्तर कौन सा है भैया? मापन का उच्चतम स्तर है अनुपात मपनी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। मनोवैज्ञानिक मपनी के कितने स्तर होते हैं? तो मनोवैज्ञानिक मपनी के कितने स्तर होते हैं भैया? 4 स्तर होते हैं मनोवैज्ञानिक मपनी के। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मपनी में तीनों मूल गुण जैसे परिमाण, समान, समान अंतराल और निरपेक्ष अनुपात ये शामिल है? निम्नलिखित में से किस मपनी में तीनों मूल गुण खास करके परिमाण, समान अंतराल और निरपेक्ष अनुपात शामिल होता है? तो अनुपात मपनी में शामिल होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अनुपात मपनी में शामिल होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुपात मपनी। तो इस तरीके से आप लोगों ने 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझ लिया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार से और भी लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं लगातार देता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, को करिकुलर मास्टर और BA करिकुलर को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। धन्यवाद।